नमस्कार दोस्तों, 8 जुलाई 2022 फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना अपने आप में बहुत चौंका देने वाली है कई कारणों की वजह से। पहला तो यह कि जापान जैसे देश में ऐसी चीजें बहुत कम होती है। वहां पर गन वायलेंस का रेट इतना कम है कि दुनिया की टॉप 10 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में जापान का नाम आता है। दूसरा, इस तरीके की पॉलिटिकल असैसिनेशंस आज के जमाने में बहुत ही रेयर चीज है होना, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में। आखिरी बार किसी डेवलप्ड कंट्री में इस लेवल के पॉलिटिकल फिगर को असैसिनेट किया गया हो, यह हुआ था साल 1986 में स्वीडन में, जब स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट किया गया था। तो जाहिर सी बात है 2022 में कुछ ऐसा होना बहुत ही शॉकिंग है। शिंजो आबे के बड़े करीबी रिश्ते रहे थे इंडिया से। बहुत से इंडियंस ने इनकी हत्या का गम मनाया। दूसरी तरफ चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों में कुछ लोगों ने इनकी मौत को सेलिब्रेट किया। आइए समझते हैं इस घटना को और शिंजो आबे की लेगेसी को आज के इस वीडियो में। Breaking news out of Japan, the former Prime Minister Shinzo Abe assassinated, gunned down during a campaign event. श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। This brutal and cowardly murder of Shinzo Abe shocks the whole world. I wish to extend our deepest sympathy and condolences. Stopping to sign the condolence book at the Japanese embassy on the way to CIA. My sympathy and my thoughts. Our thoughts are with you and with the people of Japan today. दोस्तों, शिंजो आबे जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर रहे थे। कुछ ही दिनों में इलेक्शंस होने वाली थी जापान में, तो वो कैंपेनिंग करने लग रहे थे अपने एक पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए। इसी दौरान उनकी हत्या करी गई। सुबह के 11:30 बजे गोली चलने की आवाज आई। वहां मौजूद भीड़ हैरान रह गई। वहां पर शिंजो की सिक्योरिटी टीम भी थी, लेकिन उन्होंने कोई चेक या बैरियर्स नहीं लगा रखे थे। तो वो जो हत्यारा था वो काफी करीब आ गया शिंजो के। कुछ ही मीटर दूर से अपनी हैंडमेड गन से गोली चलाई। गोली चलाने के बाद वहां से उसने भागने की कोशिश भी नहीं करी। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उसे पकड़ लिया और अब वो पुलिस कस्टडी के अंदर है। इस हत्यारे का नाम है तेत्सुया यामागामी। ये एक 41 साल का आदमी है। ये पहले जापानीज नेवी में काम कर चुका है और सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि इसका कहना है कि इस हत्या करने के पीछे इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। ये कोई पॉलिटिकली एक्टिव इंसान भी नहीं है। यामागामी के अकॉर्डिंग इसने हत्या इसलिए करी क्योंकि इसकी मदर एक्चुअली में बैंकरप्ट हो गई थी, क्योंकि इसकी मदर ने बहुत सारा पैसा डोनेट किया था एक रिलीजियस ग्रुप को। जापान में जो रिलीजियस ग्रुप है, इसे एलिजिडली शिंजो आबे ने प्रमोट किया था। इस हत्यारे का कहना है कि ये पहले चाहता था कि किसी उस रिलीजियस ग्रुप के लीडर को मारे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इसने शिंजो आबे को टारगेट बनाया। एसोसिएटेड प्रेस ने यह भी रिपोर्ट किया है कि इस हत्यारे को शिंजो आबे की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, पॉलिटिकल विचारों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस घटना को जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने कंडेम किया। कहा कि इस तरीके की बारबैरिक और मैलिशियस घटनाएं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएंगी। ये हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन के अगेंस्ट है। जापानीज सोशल मीडिया पर #वी वांट डेमोक्रेसी नॉट वायलेंस ट्रेंड कर रहा था। बाकी और कंट्रीज के लीडर्स के द्वारा भी सिमिलर रिस्पॉन्स देखने को मिला। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इसे डेस्पिकेबल अटैक बताया। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि 10 जुलाई के दिन को सारे यूएस फ्लैग्स को हाफ स्टाफ पर उड़ाया जाएगा शिंजो आबे को ऑनर करने के लिए। हालांकि कुछ चाइनीज नेशनलिस्ट और साउथ कोरियन लोग इनकी मौत का जश्न मना रहे थे। उनके पॉलिटिशियंस के द्वारा ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने कहा यह अटैक अनएक्सेप्टेबल एक्ट ऑफ क्राइम है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इस अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट को चाइनीज जापानीज रिलेशन से ना एसोसिएट किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि चाइनीज सोशल मीडिया रिएक्शन को लेकर उनका क्या रिस्पॉन्स है, तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया। चाइना और साउथ कोरिया के दोस्तों हिस्टोरिकली काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस रहे हैं जापान के साथ। शिंजो आबे को एक ऐसा लीडर कंसिडर किया जाता है जिनका बड़ा ही एग्रेसिव स्टांस था फॉरेन पॉलिसी में। पॉलिटिकली शिंजो आबे ने ऐसा क्या किया था कि चाइना और साउथ कोरिया में लोग उनसे इतनी नफरत करते हैं? इसकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा डिटेल में, लेकिन इससे पहले हम चीजों को इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इंडिया में चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन पार्टीज हो, सबका स्टांस एक ही रहा है शिंजो आबे को लेकर। ऑलमोस्ट हर इंडियन के मन में उनकी एक पॉजिटिव इमेज रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्हें एक ग्लोबल स्टेट्समैन, आउटस्टैंडिंग लीडर और एक रिमार्केबल एडमिनिस्ट्रेटर कहा और दुख जताया इनकी हत्या पर। 9 जुलाई को इन्होंने एक नेशनल मॉर्निंग भी डिक्लेयर करी। राष्ट्रपति भवन में कोई चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं हुई 9 जुलाई को एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट।
ऑपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल का भी सिमिलर रिस्पॉन्स था। इनकी तारीफ करी गई कि कैसे इन्होंने इंडिया और जापान के बीच स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को और मजबूत बनाया था। असल में बात क्या है दोस्तों, इंडिया और जापान के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप रही है, इसकी फाउंडेशन ले करी गई थी जब इंडिया के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और जापान के प्रधानमंत्री थे योशिरो मोरी। अगस्त 2000 में जापान के प्रधानमंत्री इंडिया आए थे विजिट करने और यहां पर ये ग्लोबल पार्टनरशिप इन द 21st सेंचुरी एस्टैब्लिश हुई थी। अगला बड़ा माइलस्टोन था अप्रैल 2005 में जब जापान के प्रधानमंत्री जूनिचिरो कोइजुमी इंडिया आए और उसके बाद से जापान और इंडिया के बीच में हर साल बायलैटरल समिट्स हुई। फिर दिसंबर 2006 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जापान गए तब इंडिया और जापान के बीच में रिलेशनशिप एक नए स्तर तक पहुंच गई, ग्लोबल एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल गई। शिंजो आबे पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे जापान के साल 2006 में और अगस्त 2007 में जब वो इंडिया आए उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया। यहां पर फाउंडेशन ले करी गई क्वाड ग्रुप की। क्वाड ग्रुप बेसिकली एक कोऑपरेशन का ग्रुप है जो 4 देशों के बीच में बनाया गया है, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इसके ऊपर मैंने डिटेल में अलग से वीडियो बनाया था, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां पर शिंजो आबे ने अपनी एक फेमस स्पीच दी थी, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 2 सीज। इस स्पीच को काफी लेजेंडरी माना जाता है आज के टाइम में। इन्होंने पूछा कि हम कहां स्टैंड करते हैं हिस्टोरिकली और जियोग्राफिकली, और इन्होंने इस सवाल का जवाब दिया एक किताब को कोट करते हुए, एक ऐसी किताब जो साल 1655 में मुगल प्रिंस दारा शिको ने लिखी थी। इस किताब का नाम था मजमा उल बहारीन, मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 2 सीज। यहां पर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के टाइज भी मेंशन किए जापान देश के साथ। इन्होंने अपना विजन बताया क्या है इंडिया और जापान के रिलेशंस को लेकर। इन्होंने बात करी कि कैसे टॉलरेंस एक्चुअली में इंडिया की स्पिरिचुअल हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है, अशोका के जमाने से लेकर महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट सत्याग्रह तक। उन्होंने कहा कि उनकी उम्मीद है कि यही टॉलरेंस लीडिंग प्रिंसिपल रहेगी हमारी आने वाली सेंचुरी के लिए। सितंबर 2007 में शिंजो ने अचानक से रिजाइन कर दिया अपने प्रधानमंत्री के पद से क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो रही थी। अल्सरेटिव कोलिटिस नाम का इन्हें एक डिजीज था। लेकिन फिर साल 2012 में ये दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं और 2012 और 2020 के बीच में ये 3 बार इंडिया के दौरे पर आते हैं। पहली बार था जनवरी 2014 में जब ये पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडियन रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होने वाले। जो करीबी रिश्ते इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ बनाए थे उन्हीं रिश्तों को जारी रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी। दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में ये फिर से इंडिया आते हैं। कोई भी जापान का प्रधानमंत्री नहीं है जो इतनी बारी इंडिया आया हो। सितंबर 2014 में इंडिया और जापान के बीच में रिलेशंस एक लेवल और ऊपर पहुंच जाते हैं, स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। इस नए रिश्ते में बात करी जाती है सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी की, बुलेट ट्रेन्स की और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। जब मोदी जापान गए थे साल 2014 में, इंडो जापान न्यूक्लियर डील अभी भी अनसर्टन थी। शिंजो आबे की सरकार इस डील को आगे ले जाने में सक्सेसफुल होती है और 2016 में इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत ये दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूजेस में कोऑपरेट करेंगे। साल 2017 में ये एग्रीमेंट फोर्स में आती है। अक्टूबर 2017 में जब चाइनीज एग्रेशन बढ़ रहा था इंडिया के बॉर्डर्स पर, डोकलाम का इशू हुआ था, तब शिंजो आबे का ही आइडिया था कि क्वाड ग्रुप को रिवाइव किया जाए और नवंबर 2017 में यही होता है जब इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के ऑफिशियल्स मनीला में मिलते हैं। रीसेंट टाइम्स में, जैसा आप जानते ही होंगे दोस्तों, इंडिया चाइना के बॉर्डर पर कई स्टैंड ऑफ्स देखने को मिले हैं। 2013 से 4 पब्लिकली नोन बॉर्डर स्टैंड ऑफ्स हुए हैं, अप्रैल 2013 में, सितंबर 2014 में, जून अगस्त 2017 में और मई 2020 में। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि शिंजो आबे के अंडर जापानीज सरकार एक्चुअली में इंडिया के साथ खड़ी रही है इन सारे स्टैंड ऑफ्स में। जापान ने हर केस में चाइना को क्रिटिसाइज किया था। सिमिलरली जो बहुत ही हाइप्ड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है मोदी सरकार का, उसके लिए भी इंडिया ने जापान के साथ ही कोऑपरेट किया है। चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान ने कई सारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी प्लान किए हैं मालदीव्स और श्रीलंका में। अब यही कारण है दोस्तों कि साल 2021 में शिंजो आबे को पद्मा विभूषण अवार्ड दिया जाता है, इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब बात करते हैं दोस्तों शिंजो आबे के पॉलिटिकल करियर पर। इनका खुद का क्या इतिहास रहा है जिसकी वजह से इन्हें इतना कंट्रोवर्शियल माना जाता है कई देशों में। शिंजो आबे एक्चुअली में दोस्तों जापान में एक बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टी का हिस्सा है। इनके परिवार के कई सदस्य जापान की टॉप पॉलिटिकल पोजीशंस पर रहे हैं कई सालों से। शिंजो आबे के जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं
नोबुसुके किशी, ये इनके नाना हुए। ये एक्चुअली में पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया विजिट करने वाले। इन्होंने एक इंडियन अखबार में एक कॉलम में भी लिखा था कि एक ऐसा समय हुआ करता था जब जापान इतना डेवलप्ड देश नहीं था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर किशी को प्रेजेंट किया एज द जापानीज प्राइम मिनिस्टर अपने देश के लोगों के सामने और कहा कि वो उन्हें कितना रिस्पेक्ट करते हैं। नोबुसुके किशी ने एक्चुअली में एक बड़ा अहम रोल निभाया था दोस्तों लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की फाउंडेशन करने में साल 1955 में, वही पॉलिटिकल पार्टी जिससे शिंजो आबे बिलोंग करते हैं। तब से लेकर आज तक ये पॉलिटिकल पार्टी ऑलमोस्ट पूरे समय के लिए जापान में पावर में रही है, एक्सेप्ट 2 छोटे पीरियड्स को छोड़कर। अब शिंजो के नाना के जो भाई थे यानी नोबुसुके किशी के जो भाई हुए इसाकु साटो, ये भी जापान के प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा जो शिंजो के पैटर्नल ग्रैंडफादर थे, जो इनके दादा हुए आबे कान, ये एक इलेक्टेड मेंबर थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के। इसके अलावा शिंजो के जो पिता थे आबे शिंतारो, ये जापान के फॉरेन मिनिस्टर बने थे एक टाइम पर। तो जैसा मैंने बताया परिवार के बहुत सारे सदस्य एक्चुअली में पॉलिटिक्स में पावर में रहे हैं, बड़ी डायनेस्टी है। लेकिन 2 लोग जिन पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए यहां पर वो है शिंजो के नाना और शिंजो के दादा, क्योंकि है तो ये एक ही परिवार के, लेकिन इन दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक विचारधारा जो हॉक की है, जो बहुत ही एग्रेसिव विचारधारा है, और दूसरी जो शांति पीस की है, जिसे डव कह सकते हो। तो ये शांति की निशानी थे एक्चुअली में शिंजो के दादा आबे कान, जो मिलिटरिस्ट सरकार को अपोज करते थे। ये एक्टिवली कैंपेन कर रहे थे कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा ना ले, और रीजन बड़ा क्लियर है इसके पीछे, क्योंकि जापान अगर वॉर में हिस्सा ना लेता तो पर्ल हार्बर पर जो जापानीज ने बॉम्बिंग करी उसे रोका जा सकता था, और उसके रिस्पॉन्स में जो अमेरिकन सरकार ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए थे उसे भी रोका जा सकता था। 25 लाख जापानीज लोग जो वॉर में मारे गए, उनकी भी जानें बच सकती थी। यहां पर अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुकू एफएम पर वर्ल्ड वॉर 2 की ऑडियो बुक सुन सकते हैं, डिटेल में बताया गया है उसमें। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी ऐसी ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज पर ईयर, लेकिन अगर आप कूपन कोड ध्रुव 50 इस्तेमाल करेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी साल भर के लिए आपकी कुकू एफएम की कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 199 रुपीज पूरी लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दूसरी तरफ शिंजो के नाना नोबुसुके किशी, वो जापानीज एम्परर शोवा के अंडर सर्व कर रहे थे। इन्हें एक बहुत ही क्रूर शासन के लिए जाना जाता था। किशी को निकनेम दिया गया था मॉन्स्टर ऑफ द शोवा एरा। बाद में जाकर 7 दिसंबर 1941 को इन्होंने ही डिक्लेरेशन ऑफ वॉर को साइन किया था कि हम अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं जापान वर्ल्ड वॉर 2 को हार गया था और यूएस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम के जो लीडर्स थे वो 26 जुलाई 1945 को जर्मनी में मिले जापान की सरेंडर की कंडीशंस डिस्कस करने के लिए। 2 सितंबर को जापान ने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया, और जो कंडीशंस बताई गई थी बाकी देशों के द्वारा कि तुम्हें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अपने देश में, उन कंडीशंस को एक्सेप्ट किया। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिखा गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 9 था जो बहुत जरूरी आर्टिकल था। इसके अनुसार जापान के लोग हमेशा इंटरनेशनल पीस के लिए एस्पायर करेंगे। दे फॉरएवर रिनाउंस वॉर एज अ सॉवरन राइट ऑफ द नेशन एंड द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स as means of settling international disputes। जंग पर जाना जापान देश का एक तरीका नहीं होगा किसी भी इशू को सॉल्व करने का। So land, sea and air forces as well as other war potential will never be maintained। तो सवाल एक यहाँ पर यह उठता है कि शिंजो आबे किसकी राह पर चले, अपने दादा की या अपने नाना की? इसका जवाब है दोस्तों अपने नाना की। वो अपने दादा को रेयरली मेंशन करते हैं और अपने नाना का जो उनका मिलिटरिस्ट एटीट्यूड रहा था उसकी काफी प्राइड के साथ बात करते हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, आई एम द सन ऑफ शिंटारो आबे बट इनहेरिटेड डीएनए फ्रॉम नोबुसुके किशी। शिंजो आबे ने एक्चुअली में काफी कोशिश करी है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की और इस आर्टिकल 9 को खत्म करने की। इनका स्टांस बहुत एग्रेसिव और मिलिट्री के फेवर में रहा है। इनसे पहले कई जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स ने एक्चुअली में अपोलोजाइज किया है बाकी देशों को, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जापान ने काफी वॉर क्राइम्स किए थे इन अलग अलग देशों के खिलाफ। लेकिन शिंजो आबे का स्टांस बिल्कुल उल्टा रहा है। या तो उन्होंने जापानीज हॉरर्स के बारे में मेंशन ही नहीं किया या फिर इन्हें नेगेट करने की कोशिश करी है, इन्हें मना करने की कोशिश करी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एस्टिमेट किया गया है कि करीब 2 लाख एशियन औरतों को किडनैप किया गया था, बंदी बनाया गया था और स्लेव्स की तरह इस्तेमाल किया गया था जापानीज सोल्जर्स के लिए कंफर्ट स्टेशंस में। 2015 में शिंजो को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस कंफर्ट वुमेन के इशू को डाउन प्ले किया था। एक और मेजर कंट्रोवर्सी इनके पॉलिटिकल करियर में उठी थी साल 2007 में, जब कई करप्शन एलिगेशंस लगाई गई इनके ऊपर। इनकी सरकार को क्रिटिसाइज किया गया करीब
5 करोड़ मिसिंग पेंशन रिकॉर्ड्स के लिए। इसके अलावा आज के दिन दोस्तों जापान एक्चुअली में साउथ कोरिया देश को सू करने लग रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि साउथ कोरिया ने जापानीज इंपोर्ट्स पर बैन लगा रखा है। बैन लगाने के पीछे कारण था वो जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था फुकुशिमा का साल 2015 में। साउथ कोरियन सरकार नहीं चाहती कि ये रेडियो एक्टिव कंटेमिनेटेड खाना एक्चुअली में जापान से इंपोर्ट हो साउथ कोरिया में, लेकिन जापान इस चीज को अनफेयर मानता है, इसलिए साउथ कोरिया के अगेंस्ट जा रखा है। तो अब समझ सकते हैं कि साउथ कोरिया के लोग क्यों अगेंस्ट हैं जापान के। इससे पहले जो मैंने आपको कंफर्ट वुमेन वाला इशू बताया, उन औरतों को कहां से किडनैप किया गया था? साउथ कोरिया से किया गया था, चाइना जैसे देशों से किया गया था। तो चाइनीज और साउथ कोरियन लोग बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं इसके बारे में। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी शिंजो आबे की एक इमेज बन पाई एज ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, और उसके पीछे एक बड़ा कारण है आबेनॉमिक्स। बेसिकली कहा जाए जो शिंजो आबे की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। जब ये दूसरी बार पावर में आए साल 2012 में, इससे पिछले 5 सालों में 2007 से लेकर 2012 के बीच में जापान ने अपनी पोजीशन लूज कर दी थी एज एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया और चाइना जापान के आगे निकल चुके थे। अपने देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इन्होंने अपनी दूसरी टर्म में कुछ ऐसे कदम उठाए जिन्हें आबेनॉमिक्स कहा जाता है। 3 बड़ी स्ट्रैटेजीज थी। पहला, बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स करना, अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स हो, जिससे कि लोन लेना आसान बन सके किसी के लिए भी। दूसरा, सरकारी स्पेंडिंग को बढ़ाना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर और लोगों को कैश हैंडआउट्स देने पर। और तीसरा, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए, जैसे कि रेड टेप को कट करना, औरतों को इनकरेज करना कि वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, सीनियर लोगों को इनकरेज करना कि वो भी काम करें, जिससे कि बूस्ट मिल सके यहां पर। इन फैसलों का नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स नीचे चले गए। हालांकि हर तरीके से ये आबेनॉमिक्स सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि इन्फ्लेशन और वेज ग्रोथ पर कंट्रोल नहीं आ पाया उतना। लेकिन फिर भी इसे एक मोर और लेस सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी माना जाता है कि इन्होंने कोशिश करी थी यहां पर इकोनॉमी रिवाइव करने की। ओवरऑल अपने पीछे शिंजो आबे एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़कर गए हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहें इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।